दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की भूगोल। और ये जो भूगोल है यानी सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट है ये, तो ये जो सत्र 2020-21 से लागू है, एनसीटी पैटर्न पर आधारित है ये। आपको अलग से सीबीएसई की बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हीं को पढ़ेंगे तो आपका वैसे ही सीबीएसई का पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, उसी के अनुसार है। हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था और हमारा क्वेश्चन ये था कि स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। स्वर्ण चतुर्भुज योजना या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शन थे रेल मार्ग, जल मार्ग, राजमार्ग और वायु मार्ग। और इसका राइट आंसर है राजमार्ग। ये नेशनल हाईवे की योजनाएं हैं। इसमें 4 महानगरों को मिलाने की वाजपेयी जी के समय ये योजना आई थी, स्वर्ण चतुर्भुज योजना। दिल्ली, दिल्ली से आप बॉम्बे, बॉम्बे से इधर चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता और फिर दिल्ली। तो इस प्रकार से चारों महानगरों को एक राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से मिलाने की योजना का नाम है स्वर्ण चतुर्भुज योजना। आइए अब हम शुरू करते हैं। पाठ 8 है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। अमेजन बेसिन में जीवन। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था कि विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है, और जो कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अमेजन नदी को इसलिए बड़ी भी कहते हैं क्योंकि इसका जो अपवाह तंत्र है वो काफ़ी बड़े क्षेत्र तक है, अर्थात इसका जो कैचमेंट एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, यानी इसके जल ग्रहण जो सीमा है वो बहुत लंबे क्षेत्र तक फैली हुई है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, यानी जो पृथ्वी है उसके मध्य में जो भूमध्य रेखा जा रही है, इस भूमध्य रेखा के, और भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश पर, तो इससे 10 डिग्री उत्तर दिशा, ठीक, और 10 डिग्री दक्षिण दिशा, तो ये जो बीच का क्षेत्र है इसको बोलते हैं भूमध्य प्रदेश। अमेजन नदी जो है इसी प्रदेश से होकर बहती है। यह महाद्वीप के पश्चिम से, अर्थात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में मिलती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं, यानी नदी बहकर आई और वो सागर में जिस स्थान पर मिलती है इसको बोलते हैं मुहाना। और मुहाने में मिलने से पूर्व ये क्या करती है, जहाँ कुछ नदियाँ, सभी नहीं है, कुछ नदियाँ कई शाखाओं में बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं डेल्टा। इसका बेसिन भाग पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुएला में है। अमेजन का बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अच्छा, इसका नाम अमेजन कैसे पड़ा इस क्षेत्र का, देखिए जब स्पेन के अन्वेषकों ने यानी खोजकर्ताओं ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, जिसको हेड गियर कहते थे, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट, स्कर्ट यानी जो आप हाफ पैंट वगैरह जो पहनते हैं वो घास की बनी हुई पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया, यानी स्पेन के जो खोजकर्ता थे उनके ऊपर। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स, ध्यान दीजिएगा, रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार अमेजन यहाँ का नाम पड़ गया, अमेजोन्स से ही अमेजन नाम पड़ा। अमेजोन्स क्या था कि रोमन जो साम्राज्य था उसके महिला योद्धाएं थे, उनको अमेजोन्स कहते थे, और उन्हीं की तरह इन्होंने युद्ध किया तो उसके नाम पर ही इन्होंने इसका नाम अमेजन रखा। जलवायु कैसी है यहाँ की, देखिए यहाँ की जो जलवायु गर्म एवं नम जलवायु। क्यों गर्म, इसलिए क्योंकि भूमध्य रेखा पर स्थित है, और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के इसी हिस्से पर भूमध्य रेखा पर ही सूर्य सर्वाधिक लंबे समय तक और बहुत अधिक चमकता है, अर्थात गर्मी ज़्यादा पड़ती है। नम जलवायु, चूँकि यहाँ इस क्षेत्र में बरसात भी सबसे ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ की जलवायु भी नम है। शरीर में चिपचिपाहट रहती है, अर्थात वो नम जलवायु के कारण क्या है कि शरीर से वो पसीना सूख नहीं पाता है और शरीर पे चिपचिपाहट महसूस होती है, और लगभग प्रतिदिन यहाँ बरसात होती है। ऐसा
कोई फिक्स समय नहीं है कि कब होगी, लेकिन लगभग हो ही जाती है और दोपहर के लगभग बाद ही होती है अक्सर। उच्च तापमान व आर्द्रता अधिक रहती है। ये भूमध्य रेखा की विशेषता है, यानी भूमध्य रेखा पर जितने भी देश आते हैं मैक्सिमम देशों में यही है मौसम। ये देखिए आपको अमेजोन जो नदी है, ये जो आप देख रहे हैं ये नक्शा, ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का नक्शा है। और इस ये जो 0 डिग्री यहाँ है भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा के ऊपर ये 10 डिग्री ये रेखा और 10 डिग्री ये दक्षिण वाली रेखा, यानी भूमध्य रेखा के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है। अब देखिए ये जो अमेजन बेसिन है, ये जो ग्रीन कलर आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा अमेजन बेसिन है। इसमें कई नदियां बहती हैं। अब इन नदियों के देखिए, पहले तो आप ये क्षेत्र देख लीजिए जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। देखिए ये बोलिविया है, बोलिविया ये देश का नाम है, ठीक है। बोलिविया से भी एक नदी बह रही है, ये पेरू से भी बह रही है, ये इक्वाडोर से भी बह रही है, कोलंबिया से भी 2-3 नदियां निकल रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये सूरीनाम इसके बिल्कुल उत्तर में, यहाँ से भी है, फ्रेंच गुयाना से भी है, ठीक है। ये इस प्रकार का इसका पूरा नदी बेसिन है ये अमेजोन का, ठीक। और ये ब्राज़ील देश है, ये नदी जो ज़्यादातर है वो ब्राज़ील में बहती है, लेकिन जो इसका कैचमेंट एरिया है अपवाद क्षेत्र वो काफ़ी लंबा है। और ये देखिए यहाँ से ये अंत में कहाँ मिल जाती है, अंध महासागर में मिल जाती है, ये पूरा अंध महासागर है, ठीक है। ये इसका स्थिति है अमेजन बेसिन की, दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। आपको इस नदी के चित्र के माध्यम से अभी आप काफ़ी कुछ याद रख सकते हैं। अब है वर्षावन। वर्षावन देखिए, सघन वन होने से शाखाओं की जो छत सी बन जाती है वर्षावनों की, और ये जो शाखाएं होती हैं ये इस प्रकार से शाखाएं और पत्तियों का ऐसा झुरमुट बन जाता है कि जब आप देखेंगे तो यहाँ के जो काफ़ी ऊंचे और विशाल वृक्ष होते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में बरसात खूब होती है, ठीक है, और वन खूब उगते हैं, पेड़ पौधे खूब उगते हैं। अब पौधों को धूप चाहिए तो वो क्या करते हैं कि धूप प्राप्त करने के लिए अपने पास में स्थित पेड़ से वो ऊंचा जाना चाहते हैं। तो वो इस एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं इन पेड़ों में। तो उससे क्या होगा, ये पेड़ काफ़ी ऊंचे चले जाते हैं और इस प्रकार से हमें पूरी छत नज़र आती है, क्योंकि काफ़ी घना जंगल है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ब्राज़ील के जो जंगल हैं, इन जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है इनसे। आजकल इन फेफड़ों में आग लगी रहती है, जैसे अक्सर क्या है कि उस क्षेत्र में आग लग जाती है और देश के जो शासनाध्यक्ष है वो इस तरफ ध्यान भी कम देते हैं। देखिए वर्षावन, सघन वन होने से शाखाओं की छत सी बन जाती है, परजीवी पौधे ऑर्किड व ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। ये ऑर्किड और ब्रोमीलाइड क्या है, परजीवी पौधे हैं। देखिए ब्रोमीलाइड क्या होते हैं कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो इस एक प्रकार से कटोरी नुमा या छोटे कप के जैसी होती है, जैसे चाय पीने का कप आता है ना, इस प्रकार की होती है। और फिर इन पत्तियों में क्या होता है कि जब बरसात तो वहाँ लगभग प्रतिदिन होती है, अब पत्तियों में क्या होता है कि पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है तो कुछ छोटी प्रजाति के जो मेंढक होते हैं वो क्या करते हैं, इन पत्तियों के ऊपर, इन पत्तियों के पानी में अपने अंडे देते हैं इस ब्रोमीलाइड परजीवी पौधे में। यहाँ टूकन, गुंजन पक्षी, टूकन भी एक प्रकार का पक्षी है, गुंजन पक्षी पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपियर आदि पाए जाते हैं। देखिए बंदर भी कई प्रकार के हैं वहाँ, और जो स्लॉथ होता है वो एक प्रकार का छोटा छोटा तो नहीं कह सकते, बंदर के जैसे साइज का होता है, और ये बहुत ही धीरे धीरे चलता है, ये सामान्यतः पेड़ों के ऊपर रहता है।
और ये धीरे धीरे चलता रहता है। और चींटी खाने वाले टैपियर, टैपियर एक सुअर की जैसे साइज के एक पशु होते हैं जो सामान्यतः चींटी वगैरह या छोटे जीवों को खाते रहते हैं। सरीसृपों में सांप है, मगरमच्छ है, अजगर है, एनाकोंडा है, बोआ, ये सरीसृप हैं। देखिए एनाकोंडा जो है विश्व का सबसे बड़ा सांप है ये एक मगरमच्छ को और एक इंसान को भी मार के पूरा खा सकता है, इतना बड़ा होता है। अमेजोन में पिरान्या मछलियाँ पाई जाती हैं। देखिए पिरान्या जो मछलियाँ होती हैं वो साइज़ में छोटी होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये मान लीजिए हमारे हथेली के साइज़ की होती है, लेकिन क्या होता है कि लाखों हज़ारों की संख्या में ये पिरान्या मछलियाँ क्या होती हैं, एक साथ रहती हैं और किसी भी जीव को ये कुछ मिनटों में ही खा करके ख़त्म कर सकती है। ये मांसाहारी मछलियाँ होती हैं पिरान्या, और छोटी छोटी है लेकिन बहुत खतरनाक और आक्रामक स्वभाव की और गुस्सैल स्वभाव की होती है। यदि कोई मान लीजिए कोई जानवर भी चला जाए उस पानी में और जहाँ ये पिराना मछलियाँ हो, ये उस जीवित जानवर को कुछ मिनटों में ही संपूर्ण खत्म कर सकती हैं खा करके, इतने गुस्सैल होती हैं ये मछलियाँ। अब है वर्षा वन के निवासी। वृक्षों को काट कर खेती करते हैं, नदी से मछली पकड़ते हैं, ये इनकी प्रमुख आजीविका के साधन है। यानी वृक्षों को काट करके क्या करते हैं, वो उस स्थान के जो वृक्ष होते हैं उनको जला देते हैं और जला करके वहाँ फिर साफ बिल्कुल समतल मैदान हो जाता है। 2-4 साल तक खेती करते हैं जब तक कि उस मिट्टी की गुणवत्ता कम नहीं हो जाती। उसके बाद उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और नए स्थान पर ये नए जंगलों को काटते हैं और फिर कुछ वर्ष फिर खेती करते हैं और फिर उस स्थान को फिर छोड़ देते हैं। इसके अलावा ये नदी से मछली भी पकड़ते हैं, टेपियोक, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। मुख्य आहार इनका क्या है, मेनियोक है। मुख्य आहार मेनियोक, जिसको ये स्थानीय भाषा में कसावा भी कहते हैं, जो आलू की तरह जमीन में पैदा होता है। ध्यान दीजिए ये शब्द मेनियोक क्या है, ये एक प्रकार का इनका कंदमूल है जो आलू की तरह जमीन में पैदा होता है, जिसको ये मुख्यतः खाते हैं। ये चींटियों की रानी एवं उनके अंडकोश भी खाते हैं। जो चींटियों के अंडे रहते हैं उनको भी काफ़ी बड़े चाव से खाते हैं यहाँ के जो आदिवासी जो लोग हैं अमेजोन में रहने वाले। कॉफ़ी, मक्का, कोको फसलें उगाई जाती हैं ब्राज़ील के क्षेत्र में, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में कॉफ़ी और मक्का और कोको फसलें उगाई जाती हैं। और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं, बगीचे होते हैं, उनको फेजेंडा कहते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा में। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उनको फेजेंडा कहते हैं। कुछ परिवार छप्पर के घरों में रहते हैं तो कुछ मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट, यानी जो शहरों में अपार्टमेंट जैसे होते हैं ना, उन घरों को वो मलोका कहते हैं, उसमें रहते हैं, जिनकी छतें तीव्र ढाल वाली होती हैं और नदी से ही इन जंगलों में पहुंच सकते थे। यानी जंगलों में पहुंचने का केवल एक ही रास्ता था उस समय, क्या, नदी। क्यों, बाकी जंगल में तो इतने घने वृक्ष होते थे कि आप उन वृक्षों को पार नहीं कर सकते। आपस में जो बेल वगैरह जो लताएं वगैरह रहती थी वो उलझी रहती थी। आप झाड़ियों में खो सकते थे, दिशा भ्रम हो सकता था। क्यों, क्योंकि आपको तो छत पूरा घना जंगल नजर आया, आपको समझ में नहीं आया कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। कई बार तो गोल गोल घूमकर उसी स्थान पर आ जाता था आदमी। तो वो नदी के माध्यम से उन जंगलों में प्रवेश करते थे। लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने के कारण अब आसानी हुई है। देखिए जंगलों को काट करके वो रास्ता बनाया गया है सड़क का। वेदिका कृषि क्या होती है, जो खड़ी ढलानों पर समतल सतह पर जो कृषि की जाती है, यानी जो टीलेनुमा जो ढलान रहता है उस पर क्या करते हैं कि उस टीलेनुमा ढलान को इस प्रकार से समतल करते हैं कि सीढ़ी के जैसा हो जाता है वो ढलान, है ना। और फिर ये जो समतल भाग है, इन समतल भागों के ऊपर कृषि की जाती है। वो समतल भाग इसलिए कि पानी का जो तीव्र बहाव होता है बरसात का, या जो ये सिंचाई करें तो तीव्र ढलान से ये इनमें मिट्टी का कटाव नहीं और वो पौधे बह नहीं जाए, इसलिए क्या करते हैं इन स्थानों को सीढ़ीनुमा समतल करके यहाँ कृषि की जाती है। इनको बोलते हैं वेदिका कृषि, इसको सीढ़ीनुमा कृषि भी कहते हैं। और जो जंगल के वृक्षों को काट करके कुछ वर्ष खेती करते हैं, फिर उस दूसरे स्थान चले जाते हैं ना, फिर दूसरे स्थान करते हैं, फिर तीसरे स्थान चले जाते हैं, इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि, है ना। भारत में झूमिंग भी नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं। अब है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा है।
देखिए हमने इसमें इस पार्ट में केवल दो ही बेसिन के बारे में बताया गया, एक तो अमेजोन बेसिन के बारे में और दूसरा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन के बारे में। ये दोनों नदियाँ हिमालय के, एक तो जैसे मान लीजिए ये हिमालय है, ये जम्मू कश्मीर से लेकर इधर अरुणाचल तक, ठीक है। इधर से ये गंगा नदी निकलती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। ये चीन में काफ़ी हिस्सा, काफ़ी दूरी तक चीन में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, बाद में ये भारत में आती है और फिर ये दोनों मिलकर एक एक साथ बंगाल की खाड़ी की में समा जाती है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में जो जीवन है उसके बारे में बताया है। इसमें हम एक नक्शे के माध्यम से भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो हिमालय जो क्षेत्र है ना, ये पूरा हिमालय जो क्षेत्र है, इसमें ये आपको ये गंगा नदी दिखाई दे रही है, ये गंगा नदी है, ठीक है। और ये कौन सी नदी है, ये है यमुना नदी, और ये चंबल नदी और उसकी सहायक नदियाँ। इस प्रकार से ये बाद में कुछ और नदियाँ भी नेपाल और हिमालय वाले क्षेत्र से निकल मिल करके गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो ये गंगा का अपवाह तंत्र हो गया, ठीक। भारत की बहुत बड़ी आबादी गंगा और उससे संबंधित नदियों पर बहुत बड़ी आबादी निर्भर है और काफ़ी घना बसा हुआ क्षेत्र है। और आप इधर देखेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है जो चीन में बहते हुए जाती है और अरुणाचल के पूर्व से ये भारत में प्रवेश करते हुए, और ये आसाम वाले क्षेत्र में काफ़ी दूरी तक बहती है। और आसाम बारिश के दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने से आसाम के काफ़ी हिस्से जलमग्न हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहाँ से गंगा नदी आती है, दोनों मिल करके एक नदी के रूप का धारण कर लेती है और फिर ये बांग्लादेश के मध्य से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। इन नदियों के मुहाने पर जो सुंदरवन का जो डेल्टा बना हुआ है, यहाँ क्या है, सुंदरी नामक वृक्ष की प्रधानता होने के कारण इस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में जीवन कैसा है। यह बेसिन उपोष्ण 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। यहाँ मानसूनी जलवायु है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, लेकिन मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है। यानी गंगा नदी जो पर्वतों से निकलती है वहाँ तो कम लोग रहते हैं, जैसे ये मैदान में प्रवेश करती है तो इसके आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में कई शहर बसे हुए हैं और गंगा नदी की वजह से वो शहर आज विश्व के सबसे घने बसे हुए शहरों में से एक है। फसलें, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट आदि इस नदी के बेसिन में की जाती हैं। ये फसलें हैं प्रमुख। पश्चिम बंगाल व आसाम में चाय के बागान हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। डेल्टा क्षेत्र यानी जो गंगा और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती हैं, वो जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ मैंग्रोव वन होते हैं जो एक प्रकार से समुद्र के खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। पशु कौन कौन से पाए जाते हैं, हाथी, बाघ, हिरण, बंदर, एक सींग वाला गैंडा। ये आसाम में पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य में एक सींग वाला गैंडा भारत में इसी क्षेत्र में पाया जाता है। और इसके एक सींग के कारण इसके क्या होता है कि इसके नाक के ऊपर ये सींग उगा हुआ रहता है। ये इसकी एक प्रकार से विशेषता भी दर्शाता है, जैसे ये इसका मुंह हो गया, ठीक, और इसके एक इस स्थान पर ये सींग इस प्रकार से उगा रहता है और इस सींग के लिए ही कुछ शिकारी इसका शिकार भी कर लेते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा ये मछली प्रजातियां हैं जो यहाँ के नदी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र में डॉल्फिन पाई जाती है। स्थानीय नाम सूसू है, जिसको वो लोग अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं। देखिए डॉल्फिन की क्या विशेषता है, ये शुद्ध जल में रहती है, अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जिस क्षेत्र में ये पाई जाती है वहाँ केवल शुद्ध जल है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र में क्या है कि लोगों ने गंदगी डालना काफ़ी शुरू कर दिया है, इससे ये गंदी होने लग गई है। तो इसकी जो रासायनिक जो जल है उसकी वजह से क्या है कि ये जो डॉल्फिन है इसकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। अच्छा, इसको गांगे सुस भी बोलते हैं इस डॉल्फिन को।
इस डॉल्फिन का अन्य नाम क्या है? इस डॉल्फिन का अन्य नाम है गांगेसुस। गांगे यानी गंगा नदी की सुस नदी है, ये सुस है, इसको गांगेसुस भी बोलते हैं डॉल्फिन को। अच्छा, गांगेसुस जो है इसको भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया हुआ है। राष्ट्रीय जलीय जीव है ना गांगेसुस, जो डॉल्फिन है जो गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है, याद रखना ये शब्द, गांगेसुस ये डॉल्फिन है जो गंगा नदी में पाई जाती है। राष्ट्रीय जलीय जीव है, जैसे राष्ट्रीय फूल है ना कमल, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गांगेसुस डॉल्फिन है। गंगा किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से बसे हुए हैं? देखिए, इलाहाबाद, जिसको इलाहाबाद का नया नाम आपके करंट जीके की दृष्टि से इसका नाम हो गया प्रयागराज। योगी सरकार ने इसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है, और अकबर के समय इसका नाम इलाहाबाद हुआ था। भारत के प्राचीन शहरों में से एक है ये। कानपुर औद्योगिक शहर है ये। वाराणसी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर है। लखनऊ, लखनऊ भी काफ़ी प्राचीन शहर है, नवाबों का शहर है। पटना है, पटना मौर्य काल गुप्त काल में काफ़ी प्रसिद्ध शहर रहा है, तो पटना भी इसी नदी किनारे है। कोलकाता, कोलकाता भी इसी गंगा नदी की एक सहायक नदी है हुगली, उसके किनारे बसा हुआ है ना। तो ये प्रमुख शहर हैं। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी है। काजीरंगा मानस अभयारण्य आसाम में है। देखिए, अभयारण्य की दृष्टि से नाम पूछ सकते हैं कि मानस अभयारण्य कहाँ है? आसाम में। मानस कहाँ है? आसाम में। और काजीरंगा कहाँ है? आसाम में। काजीरंगा क्यों फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, भारत में यही पाया जाता है एक सींग का गैंडा। आगे देखो, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया था। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया कि 2 अक्टूबर, ध्यान दीजिए, तारीख याद रखनी है आपको, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया था। ठीक है, और उन्होंने ये कहा था कि हम 5 साल में भारत को स्वच्छ बनाएंगे। ठीक है, और जैसे शौचालय वगैरह का निर्माण है, ये काफ़ी शुरू किया गया, और बहुत भारत में बहुत बड़ी संख्या में शौचालयों का भी निर्माण हुआ। सरकार ने आर्थिक सहायता भी दी गरीब लोगों को। तो स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 को, और उन्होंने कहा था कि इसको हम 2019 तक, यानी 5 साल में इसको कंप्लीट कर लेंगे, और काफ़ी लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया गया। फिर है, गंगा नदी के संरक्षण हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ बनाने का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ बनाए, ताकि वहाँ की जो प्राकृतिक छटा है, पारिस्थितिक तंत्र है, वो पुनः अपने पुराने स्वरूप में लौट सके। तो नमामि गंगे कार्यक्रम किसके लिए है? गंगा नदी के संरक्षण के लिए, उसकी स्वच्छता, उसकी शुद्धता के लिए है। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? आज का हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि पिरान्या क्या है? पिरान्या क्या है? ठीक है, पिरान्या क्या है? इसका आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखना है। ठीक है, हमने जब अमेजोन बेसिन के बारे में पढ़ा था उस समय ज़रूर जिक्र किया था, लेकिन आपको याद होगा तो पिरान्या के बारे में आपको बताना है। धन्यवाद मित्रों।